विकास हो रहा होता है, साथ ही उनके अंडाशय दोबारा से पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इस समय यौवना आरंभ के समय बालिका के अंडाशयों में अनेक द्वितीयक कुटिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनकी संख्या 60 से 80 हजार तक हो सकती है। अंडाणुजनन कोशिकाएं 2 से 2 लाख से 20 लाख तक होती हैं। उसके पश्चात उनका विकास क्रम में धीरे धीरे उन विकास तो होता है, लेकिन उनकी संख्या का ह्रास होता है। तो इस तरह से द्वितीय कोशिकाओं की संख्या एक बालिका के अंडाशय में 60 से 80 हजार तक होती है। उसके पश्चात यौवना आरंभ होने पर इन्हीं द्वितीय कोशिकाओं का विकास होता है। क्या होता है? यौवना आरंभ होने पर उस बालिका की पिट्यूटरी ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उस मास्टर ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एफएसएच। इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम कुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। इस कुटिका प्रेरक हार्मोन के प्रभाव से, कुटिका प्रेरक हार्मोन के प्रभाव से जो द्वितीय अंडक कोशिकाएं थी, इनको हम वृद्धि हो रही थी, इनको वृद्धिशील द्वितीय अंडक कोशिकाएं कहते हैं। तो एक माह में लगभग 20 वृद्धिशील द्वितीय कोशिका कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और उनमें वृद्धिशील होकर सक्रिय होती हैं, जिनमें से केवल एक माह में 20 द्वितीय कोशिका कोशिकाएं वृद्धि करने के लिए एकदम से सक्रिय होती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही वृद्धिशील द्वितीय कोशिका कोशिका जो है वो परिपक्व ग्रेफियल कोशिका में परिवर्तित होती है। शेष 19 कोशिकाओं का जो वृद्धि है, वो जो एक सबसे तेज जिसमें वृद्धि हो रही होती है, उस कोशिका के द्वारा अन्य 19 वृद्धिशील कोशिकाओं की वृद्धि को रोक दिया जाता है। क्या होता है कि द्वितीय कोशिका में से 20 वृद्धिशील कोशिकाएं थी, उनमें लगातार वृद्धि होने लगी 1 महीने में, और उस 1 महीने की वृद्धिशील के फलस्वरूप उन्हीं 20 में से कोई एक कोशिका जो है वो तेजी से वृद्धि करेगी, और तेजी से वृद्धि करने के पश्चात उस कोशिका से एफएसएच और इनहिबिन हार्मोन निकलते हैं। उन हार्मोन के प्रभाव से 19 द्वितीय कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, चेक हो जाती है, और उन 19 वृद्धिशील कोशिकाओं का ह्रास भी हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो एक कोशिका द्वितीय कोशिका थी, जो सबसे तेजी से जिसने वृद्धि की, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? कि उसके जो गुहा थी उसके अंदर की, ठीक है, उसके अंदर की गुहा थी, वो गुहा अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, उसका आकार और बढ़ जाता है। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि यहीं पर द्वितीय कोशिका में इस एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से के कारण जब उसमें वृद्धि शुरू होती है, उसी समय प्राथमिक अंडक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पुनः प्रारंभ हो जाता है। जो कि प्राथमिक अंडक कोशिका का विभाजन पहले कहां पर शुरू हुआ था? सबसे पहले शुरू होता है जहां पर प्राथमिक अंडक कोशिका बनती है। प्राथमिक अंडक कोशिका बनती है, यहां पर शुरू होता है, लेकिन शुरू होने के कुछ समय के पश्चात, जब कुछ समय के पश्चात द्वितीय अंडक कोशिका में ये जो जाकर के इसका जो अर्धसूत्री विभाजन था वो रुक गया। कब रुक गया? जब वो बालिकाल में, उसके कुछ समय के पश्चात यौवना अवस्था जब प्रारंभ हुई, तो पुनः वही जो मियोसिस फर्स्ट था वो पुनः प्रारंभ हो जाता है, और मियोसिस फर्स्ट के कारण, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के कारण, जो प्रथम अंडक कोशिका है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण प्रथम अंडक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, और ये 2 भागों में बढ़ने पर उससे एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। तो जो बड़ी कोशिका बनती है उसे हम द्वितीयक अंडक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक अंडक कोशिका।
सेकेंडरी ऊशाइड। और जो छोटी कोशिका एक बनती है उसको हम ध्रुवीय कोशिका कहते हैं या पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? पोलर बॉडी। तो इस तरह से एक बनी द्वितीयक अंडक कोशिका और दूसरी बन गई कोशिका बन गई ध्रुवीय कोशिका। यहां पर ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये कोशिकाएं प्रथम अंडक कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनी हैं, अतः ये दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित। विभाजन ये हो गया प्राथमिक अंडक कोशिका से के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक कोशिका बनी और ध्रुवीय कोशिका बनी। यहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण चेंजेस आता है। क्या आता है कि जो द्वितीयक अंडक कोशिका है वो इस कड़ीय प्रावरण के एक किनारे की ओर शिफ्ट हो जाती है, एक किनारे पर लग जाती है, और इस तरह से जो कड़ीय प्रावरण है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कड़ीय प्रावरण दो भागों में बढ़ गया, एक परिधि की ओर का जो कड़ीय प्रावरण और दूसरा मध्य की ओर का कड़ीय प्रावरण। तो जो बीच का कड़ीय प्रावरण होता है जो कि द्वितीयक अंडक कोशिका को घेरे रहता है, इसको हम मध्यस्थ कड़ीय प्रावरण, मज्जक कड़ीय प्रावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मज्जक स्तर बना लेते हैं। दो अलग अलग लेयर बना लिए, दो स्तर बना लिए, तो इसको हम मज्जक स्तर कहते हैं बीच वाले को, और किनारे वाले का जो होता है वो परिधीय स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधीय स्तर। तो इस स्टेज की हम पुटिका को ग्रेफियन पुटिका कहते हैं और ये परिपक्व ग्रेफियन पुटिका होती है। द्वितीय पुटिका से ग्रेफियन पुटिका में होने वाले परिवर्तनों को हम एक बार फिर से समझेंगे। पहला क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच हार्मोन के प्रभाव के फलस्वरूप द्वितीयक पुटिकाएं पुनः सक्रिय होती हैं और द्वितीयक पुटिकाओं में जो प्राथमिक अंडक कोशिका है वो विभाजित हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में, जिसे हम द्वितीयक अंडक कोशिका और ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। और ये दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। इसका मतलब होता है कि इनमें जो है गुणसूत्रों का एक सेट होता है। कैसा होता है? एक सेट, सिंगल सेट होता है। तो ये हैप्लॉइड हो जाती है। उसके पश्चात दूसरा चेंज का आया। दूसरा चेंज आया कि जो द्वितीयक अंडक कोशिका में तरल से बनी गुहा बनी थी, वो उस गुहा का आकार बड़ा हो जाता है, और गुहा का आकार बड़ा होने के कारण जो इसके चारों का आवरण था, इस चारों ओर के आवरण को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये कोरोना रेडिएटा दो भागों में बढ़ जाता है। बाहर का भाग जिसे हम परिधीय भाग कहते हैं, परिधीय स्तर कहते हैं, और अंदर का भाग जो है वो मज्जक स्तर कहलाता है। इसके बाद क्या तीसरा चेंजेस क्या आता है कि जो अंदर का मज्जक स्तर है, या कहें कि जो गुहा बनी, उस गुहा पर एक आधार कला का आवरण बन जाता है, एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जो कि इस गुहा की बाउंड्री का काम करती है। इस स्टेज की पुटिका को हम ग्रेफियन पुटिका कहते हैं और ये एकदम परिपक्व पुटिका होती है। इसके बाद अगला क्या चेंजेस आता है? इसके बाद अगला जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम अंडो उत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडो उत्सर्ग। जैसे ही ग्रेफियन पुटिका पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होने के पश्चात यह अंडाशय की सतह पर एक उभार के रूप में दिखाई देने लगती है। अगर इसको दृष्टि से देखें तो ये अंडाशय की सतह पर एक उभार के रूप में दिखाई देने लगती है, और हार्मोन्स के प्रभाव से, एलएच हार्मोन के प्रभाव से कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि ग्रेफियन पुटिका का जो मध्य भाग है, जो कि द्वितीयक अंडक कोशिका युक्त, द्वितीयक अंडक कोशिका, ध्रुवीय कोशिका युक्त, और साथ ही उसके चारों ओर एक दो स्तर जो है कोरोना रेडिएटा का भी होता है, प्रावरण कोशिकाओं का होता है। ये इतना भाग जो है ग्रेफियन पुटिका से की भित्ति को तथा अंडाशय की भित्ति को फाड़ करके बाहर निकालता है। इसी क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। जो सेकेंडरी सेल्स है, द्वितीयक अंडक कोशिका है और ध्रुवीय कोशिका है,
और ये ध्रुवीय कोशिका है। इस पूरी संरचना को हम द्वितीयक अंडक कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte। तो द्वितीयक अंडक कोशिका होती है। ये द्वितीयक अंडक कोशिका यहां से अंडाशय की भित्ति को फाड़ करके, उसकी भित्ति फट जाती है, अंडाशय की भित्ति को फाड़ करके बाहर निकल आती है। और बाहर निकालने के पश्चात कहां होता है? बाहर निकलने के पश्चात जो डिंब वाहिनी है, फैलोपियन नलिका है, उस फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाती है। फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने के पश्चात अंडाशय की ग्राफियन पुटिका का वह भाग जिससे कि द्वितीयक अंडक कोशिका निकल के गई है, ये द्वितीयक अंडक कोशिका निकल के गई है, तो इसके जो फटे हुए भाग होते हैं वो फिर से जुड़ जाते हैं और फटे हुए भाग पुनः बंद हो जाते हैं। इसके पश्चात ये जो संरचना बंद होने के पश्चात ये संरचना एक ग्रंथि रचना में बदल जाती है, एक ग्रंथि में बदल जाती है और इस ग्रंथि को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। एक ग्रंथि रचना में बन गई, एक ग्लैंड बन गई जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स, महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं जो कि जाइगोट को गर्भाशय से जुड़ने में मदद करेंगे, जाइगोट से बने भ्रूण को गर्भाशय से जुड़ने में मदद करेंगे। तो इस कार्पस ल्यूटियम जो कि एक ग्रंथि बन जाती है, बंद होकर पूरी ग्रंथि बन गई, इसकी ग्रंथि बन गई और इस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, रिलैक्सिन होता है और इनहिबिन होता है। कौन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। ये एंजाइम निकलते हैं। इन एंजाइम के प्रभाव से मुख्यतः कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। निकलने वाले हार्मोन्स में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। इन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम झिल्ली मोटी हो जाती है और इस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम झिल्ली मोटी हो जाती है। साथ ही यहां पर कुछ अन्य ट्रोफोब्लास्ट झिल्लियों का विकास होता है। इन झिल्लियों की मदद से यदि जाइगोट, इन झिल्लियों की मदद से यदि द्वितीयक अंडक कोशिका का निषेचन हो जाता है तो वह जाइगोट में बदल जाता है और जाइगोट में जब विदलन प्रारंभ हो जाता है, क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है, विभाजन होने लगता है तो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। आगे भ्रूण फैलोपियन नलिका से होता हुआ उसका जो भविष्य होता है उसे गर्भाशय में आरोपित होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन्स इसे गर्भाशय से आरोपित होने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है? यदि निषेचन नहीं होता है, यदि द्वितीयक अंडक कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो कुछ समय निषेचन नहीं होता है और ये जो अंडाणु है, द्वितीयक अंडक कोशिका है, फैलोपियन नलिका से होकर जाइगोट से होती हुई योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। उस प्रक्रिया को ही रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोधर्म या रजोस्राव कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम रजोस्राव कहते हैं। अगर द्वितीयक अंडक कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो कुछ समय के पश्चात ये कार्पस ल्यूटियम ग्रंथि जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारा अंडजनन प्रक्रिया का अंडजनन संपन्न हुआ। थैंक यू।